अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला का इलाका कामों की सेम नाला, उसके पास बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों की गेंद जो है वो नाले के अंदर जाती है। एक बच्चा गेंद उठाने जाता है तो क्या देखता है, सामने एक बैग पड़ा हुआ है। अब बच्चे को तजस्सुस होता है कि बैग, और वो भी नया। बच्चा बैग को खोलता है, जैसे ही खोलता है तो चीखें मारता हुआ पीछे भागता है। दूसरे बच्चे भी जमा हो जाते हैं, इलाके के लोग भी जमा हो जाते हैं। और बैग के अंदर क्या था कि एक इंसानी खोपड़ी, उसके कुछ आज़ा थे कटे हुए, और जो चेहरा था उसको बिल्कुल वो मसख कर दिया गया, उसकी पहचान नहीं हो रही थी। इलाके के लोग जमा हो गए, खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस आ गई। पुलिस ने वहां देखा, कुछ और बैग भी मिले आसपास इधर उधर से। अब वो सारे जमा हुए, पुलिस ने लाश को लिया और पहुंच गई हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे पहले उसका टेस्ट होने होते हैं ना कि ये कौन है, कैसे है, कहाँ से है। टेस्ट हुए। अब उस लाश के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट नहीं हो सके, फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस तरह के काम, क्योंकि हमारे यहाँ हर काम जो है ना वो पैसों से ही होता है। अब इस लाश के पीछे मुद्दई तो कोई था नहीं। टेस्ट हुए जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि ये 25 साल का एक नौजवान है, तकरीबन 25 साल से 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें मुद्दई वो खुद बनी और उस एफआईआर को लॉन्च कर दिया। और अगले दिन एक अखबार के अंदर इश्तिहार दे दिया कि इस तरह से एक लाश मिली है, इस तरह के उसके कपड़े हैं, ये हुलिया है, पास से कुछ भी नहीं मिला, और अगर किसी की है तो वो हमसे इन नंबरों के ऊपर राब्ता करे। ये 13 नवंबर का वाकया है। 13 नवंबर, पूरे का पूरा नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया, महीना गुजर गया। अब दिसंबर आया तो एक दिन पुलिस को कॉल आती है एक शख्स की, और वो कहता है कि इस तरह से फलां तारीख को आपने एक इश्तिहार दिया था, मैं उस बदनसीब लड़के का भाई बोल रहा हूँ। तो पुलिस कहती वो कौन था? उसने कहा जी उसका नाम नदीम है और मैं उसका भाई हूँ। तो पुलिस कहती है ठीक है, ये तो फिर मसला हल हो गया, आप आ जाएं थाने। वो कहता जी मैं बूरे बिहाड़ी का रिहायशी हूँ और आज तो मैं नहीं आ सकता, मैं कल इंशाल्लाह कामों की थाने पहुंच जाऊंगा। अगले दिन वो थाने पहुंचता है। पुलिस उससे कुछ सवालात करती है कि कामों की में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, लड़का यहाँ पर नौकरी करता था, क्या करता था? उसने बताया कि ये आज से कोई 3 से 4 साल पहले यहाँ पर नौकरी करता था। उसके बाद इसने नौकरी 2021 में ही छोड़ी है और इस्लामाबाद चला गया है। इस्लामाबाद के एक होटल में ये काम करने लगा है। अब पुलिस उस होटल पहुंच जाती है, होटल से मालूमात लेती है कि ये बंदा किधर है। वो बताते हैं कि ये 10 तारीख को वहां से छुट्टी लेके घर गया है। अब फिर नदीम के भाई से पूछकर शुरू होती है कि ये घर आया था? वो कहता नहीं आया था। इसका मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर लेते हैं। मतलब ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर पहलू से केस को देखा जाता है ताकि कोई मुजरिम बच ना सके। अब मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल का CDR निकाला, और साथ ही वैसे भी तफ्तीश हो रही है। उनसे पूछा कि आपके भाई ने कोई ऐसी चीज बताई हो जिससे पता चले कि उसका कोई दोस्त यहाँ रहता है, कोई फ्रेंड? घर वालों ने कहा हमें कुछ भी नहीं उसने कभी कहा कामों की के बारे में, कोई बात ही नहीं हुई घर पे। अब पुलिस ने CDR निकाली तो उसमें से एक नंबर निकला, एक नंबर जिसके ऊपर घंटों बात हो रही थी और लगातार वो टच में थे। नंबर किसका है जी? एक लड़की का। नंबर निकाल लिया, लड़की का नाम निकाला, एड्रेस निकाला, तो जिस इलाके से लाश मिली है उसके करीब करीब का ही वो नंबर निकल आया। अब पुलिस काफी हद तक केस को ट्रेस कर चुकी थी, समझ चुकी थी मामला क्या है। अब पुलिस ने उस नंबर को निकाला, सहर नामी लड़की का नंबर है, और पहुंच जाती है उस लड़की के घर लेडी कांस्टेबल को लेके। मुजरिम को नहीं बताया जाता कि आप ट्रेस हो गए हैं, कोई कॉल नहीं की जाती, सीधा घर पे जाके रेड की जाती है। लड़की को उठा लिया जाता है, थाने ले आते हैं। अब एक अचानक से लड़की को जब उठा के थाने ले आए हैं तो पहले से लड़की से सवाल जवाब हुए तो लड़की ने वो घर वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है। पुलिस कहती बीबी ये देखो तुम्हारी घंटों बात हो रही है इससे, ये नंबर तुम्हारे नाम पे है। तो वो औरत कहती है कि मेरे नाम पे है, लेकिन मैं इसको बंद कर चुकी हूँ, काफी अरसे से मैंने इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है किसी के हाथ लग गया हो। तो पुलिस की फिर वो जो रिवायती पूछताछ होती है ना, वो लेडी कांस्टेबल भी ऐसी होती हैं तगड़ी, 2-4 लगाई हैं तो बीबी फर बोलने लगी है। बीबी बताती है कि 2021 में नदीम जो है यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता था और इसने एक किराए पर मकान लिया था। हम भी उसी इलाके में रहते थे, ये अक्सर गुजरते हुए मुझे देखता था और मैं समझ चुकी थी कि ये मुझे पसंद करता है।
तो हमारी आपस में बात हुई, नंबर चेंज हुए, हमारी बात होने लगी घंटों। उसके बाद हम लोग मिलने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे, फिजिकल भी हो गए। और फिर मेरे घर वालों ने मेरी कर दी शादी। अब शादी हो गई, 3 साल हमारा रिलेशन चला था, 2021 से लेके 2024 तक शादी हुई है। तो मैंने इसे कहा कि अब मेरी शादी हो गई है, तुम मुझे कॉल नहीं किया करो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती। लेकिन हमने जब टाइम स्पेंड किए थे साथ, तो हमने कुछ यादें, कुछ मेमोरीज मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। कुछ ऐसी वीडियोस थी जो बहुत खतरनाक थी। मेरे पूरे खानदान की इज्जत जो है वो खाक में जा सकती थी अगर वो वायरल हो जाती या ऑनलाइन नेट पे आ जाती। तो मैंने इसको बहुत समझाया। इसने कहा कि वो वीडियो जो है वो फिर मैं नेट पे डाल दूंगा, मेरा तो कुछ जाना नहीं है, और तुम्हारे शौहर ने या तुझे मार देना है या तुझे छोड़ देना है, फिर बताओ क्या करोगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ बेवफाई ना करो। अब आशिक साहब धमकियां भी लगा रहे हैं। लड़की कहती कि मैं डर गई, मैं इसे बहुत समझाती थी, लेकिन आखिरकार मुझे अपने बाप और अपने शौहर को बताना पड़ा कि ये मामला है। मेरे बाप ने मुझे गुस्से से देखा, हमारी काफ़ी लड़ाई भी हुई। उसके बाद मेरे बाप और शौहर ने मुझे कहा कि ठीक है, उस लड़के को बुलाओ। मैंने इसे कॉल करके कहा कि नदीम, घर पे कोई भी नहीं है आज, और तुम आ जाओ। अब इसने 10 नवंबर को वहाँ से छुट्टी ली है और छुट्टी लेके सीधा आ गया कामों की। यहाँ पर घर में मैं, मेरा शौहर और मेरा बाप जो है हम इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हमने इसे पकड़ लिया है घर में, और उसके बाद इसकी खूब दुर्गट बनाई है, मारा, टॉर्चर किया, और आखिरकार हमने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके अब हमें था कि इसकी लाश को कहाँ ले जाएं। हमने पहले तो इसकी जेबें चेक की, कपड़े देखे, कपड़े जो है उनको जला दिया, सब कुछ। और आखिर में इसकी जो शनाख्ती कार्ड, मोबाइल, जो भी कुछ चीज़ें इसके पास थी वो सब जलाई हैं। इसके टुकड़े किए, चेहरे को ऐसे किया कि पहचाना ना जाए, और हमने 3-4 बैगेज में डालकर इसके टुकड़े इधर उधर फेंक दिए। अब हम सुकून से हो गए थे कि ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर पता नहीं कैसे उस बच्चे ने इस बैग को देख लिया और आप तक रिपोर्ट आई, और आखिरकार आज हम हवालात में हैं। लड़की और उसके बाप और शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जेल में वो मतलब अब सजा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो लड़के का भाई है उसने एक और बयान दिया है। वो कहता कि मेरे भाई के मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हाँ, इन दोनों का ताल्लुक हो सकता है, मैं उससे नहीं मुकरता, लेकिन ये ताल्लुक इस लड़की की वजह से था, इसकी रजामंदी से था। इसने जानबूझकर मेरे भाई को कत्ल करवाया है। अब वो लड़के का भाई ये कह रहा है। बाकी देखें, प्यार मोहब्बत, इसमें जो तकरीबन 60% केसेस होते हैं ना, उसमें या तो लड़की मर जाती है या लड़का मर जाता है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि लड़का लड़की की मजबूरी को नहीं समझता, या लड़की लड़के की मजबूरी को नहीं समझता, और आखिरकार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये है प्यार की कहानी जिसका अंजाम एक मर्डर था। तो मेरी आप सबसे राय है कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें कि सबकी इज्जतें जो है ना वो साझी होती हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।